स्वागत है एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल एजुटेक एमजे में। शिक्षक साथियों, 2025-26 में मान्यता नवीनीकरण और नवीन मान्यता के निर्देश जो है जारी कर दिए गए हैं। तो संपूर्ण प्रक्रिया में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, क्या राशि लगेगी, क्या जरूरी चीजें हैं और किन चीजों को किस प्रकार से मैनेज करना, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, एक एक स्टेप आप इसका देखिए, इसको स्किप नहीं करिएगा। आपको एक एक चीज समझ में आने वाली है कि क्या कैसे हमें करना है और किस प्रकार से करना है। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप डेट देख लीजिए, 18/12/2024 की है। तो यहाँ पे निर्देश जारी किया गया है। विषय है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सत्र 2025-26 हेतु कक्षा 8 तक के अशासकीय स्कूलों की नवीन मान्यता अथवा मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया एवं समय सारणी। तो किस प्रकार से आवेदन हमको करना है, क्या डेट रहेगी, इसकी अंतिम तिथि क्या है, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं आगे। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार समस्त अशासकीय शालाओं द्वारा मान्यता प्राप्त होने के उपरांत ही स्कूल का संचालन किया जा सकता है। इस हेतु अधिनियम की मंशा के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 11 संशोधित नियम दिनांक 6/1/23 के अनुसार मान्यता हेतु प्रावधान किए गए हैं। अब देखिए मान्यता के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। इसके अनुसार वर्तमान में मोबाइल ऐप के माध्यम से मान्यता हेतु ऑनलाइन आवेदन करते हुए सहज एवं साक्ष्य आधारित मान्यता आवेदन करने तथा मान्यता आवेदनों के निराकरण की व्यवस्था की गई है। इस हेतु अशासकीय संस्थाओं शालाओं के संचालक द्वारा स्वयं RTMP मोबाइल ऐप का उपयोग करते हुए मान्यता नवीनीकरण या नवीन मान्यता हेतु आवेदन किए जाने की प्रक्रिया है। आवेदन के लिए अशासकीय शाला भवन, आवश्यक प्रशिक्षित शिक्षकों तथा स्कूल में आवश्यक संसाधनों की जियो टैग फोटो अपलोड करने के साथ ही RTE के मान एवं मानकों की पूर्ति किया जाना अनिवार्य है। ठीक है, तो जो भी फोटो अपलोड होंगी वो जियो टैग के माध्यम से होंगी और जियो टैग सही फोटोज में होना चाहिए। अशासकीय स्कूल के संचालक द्वारा स्कूल की मान्यता हेतु आवेदन करते समय जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण सजगता के साथ संपन्न किया जाए, यानी इसमें कोई भी आपको लापरवाही नहीं करनी है। आगे क्या है देखिए, तो जिले में संचालित कक्षा 8 तक के समस्त प्राइवेट स्कूलों के नवीन मान्यता अथवा मान्यता नवीनीकरण आवेदन के लिए सत्र 2025-26 में जारी किए जाने वाली मान्यता हेतु निम्नानुसार निर्देश एवं सारणी है। देखिए तो किस प्रकार से हमें किस डेट तक अंतिम तिथि तक कार्यवाही करनी है। तो पहला है कि अशासकीय, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अशासकीय स्कूलों द्वारा नवीन मान्यता या मान्यता नवीनीकरण हेतु RTMP मोबाइल ऐप के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा कर ऑनलाइन आवेदन करना है। और इसकी जो समय है शुरू होता है 23 दिसंबर 2024 से और जो इसकी अंतिम तिथि है वह 23 जनवरी 2025 तक है। ठीक है, यानी एक माह का समय इसके लिए है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे विकास खंड स्रोत समन्वयक द्वारा स्कूल का भौतिक सत्यापन कर निरीक्षण रिपोर्ट जिला परियोजना समन्वयक को प्रेषित करना है। और जो इसकी तिथि है वह अशासकीय स्कूल द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के 15 दिन के भीतर, ठीक है, विकासखंड स्रोत समन्वयक को निरीक्षण सत्यापन रिपोर्ट सौंपी जानी है। अब आगे हम बात करें अगर, तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट है जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मान्यता आवेदन के प्रकरणों का जो निराकरण होगा अंतिम तिथि उसकी 23 फरवरी है। BRCC द्वारा स्पष्ट अभिमत सहित आवेदन अग्रेसित करने के 10 कार्य दिवस के अंदर जो है जिला परियोजना समन्वयक द्वारा निराकरण किया जाएगा कि मान्यता आगे देनी है कि नहीं देनी है।
ठीक है। कलेक्टर के समक्ष अपील करना, जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मान्यता आवेदन निरस्ती दिनांक से 30 दिवस तक संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा कलेक्टर के समक्ष अपील की जा सकती है कि उन्हें मान्यता प्रदान की जाए। आगे है कलेक्टर द्वारा अपीलीय आवेदनों का निराकरण। तो जब आप अपील करेंगे तो उसके 30 दिवस के भीतर ही कलेक्टर जो है इसका निराकरण करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो आयुक्त द्वारा राज्य शिक्षा केंद्र को द्वितीय अपील, ठीक है, अगर कलेक्टर के यहाँ से भी आपका आवेदन निरस्त हो जाता है तो आप राज्य शिक्षा केंद्र में अपील करेंगे। कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय के 30 दिवस तक, ठीक है, कलेक्टर ने जब निर्णय दिया उसके 30 दिन के भीतर आपको जो है निराकरण के लिए राज्य शिक्षा केंद्र में आवेदन करना होगा। यहाँ पे एक नोट दी गई है कि उक्त समय सारणी द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि द्वितीय अपील तक की समस्त कार्यवाही नवीन शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व पूर्ण की जाना है। ठीक है, तो ये समस्त कार्यवाही जो है अप्रैल के पहले पूरी हो जाएगी। अगर अब हम आगे बात करें तो आगे देखते हैं, यहाँ पे है अशासकीय स्कूल की मान्यता हेतु मुख्य बिंदु। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, क्योंकि अगर इस पे आप ध्यान नहीं देंगे तो आपकी मान्यता नवीनीकरण या नवीन मान्यता निरस्त हो सकती है। तो यहाँ पहला पॉइंट कहता है कि यदि कोई संस्था सत्र 2025-26 से नवीन स्कूल या नवीनीकरण संचालित करना चाहता है तो संबंधित संस्था द्वारा RTMP मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। ठीक है, यह मोबाइल ऐप जो है वह गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है, पहली चीज। दूसरा है स्कूल का संचालन पंजीकृत सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा ही किया जाना है। अगर आपकी समिति पंजीकृत नहीं है, ट्रस्ट पंजीकृत नहीं है, तो आप जो है विद्यालय का संचालन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट कहता है कि राज्य सरकार CBSE, ICSE, IGSE, IB के पाठ्यक्रम के अनुसार मान्यता हेतु कक्षा में अनुसारित पाठ्यक्रम और पाठचर्या के बारे में चाही गई जानकारी दर्ज करना आवश्यक है। ठीक है, कि कौन सी पुस्तकें आपके यहाँ लग रही हैं, किस प्रकार कौन से बोर्ड से आप मान्यता ले रहे हैं, ये सारी चीजें आपको देना पड़ेगा। आगे है जिन मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों की मान्यता अवधि 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रही है उनके द्वारा भी उपरोक्त समय सारणी अनुसार मान्यता नवीनीकरण हेतु वर्णित प्रक्रिया अनुसार RTMP मोबाइल ऐप से ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। इसके लिए RT पोर्टल में अपनी यूजर पासवर्ड से लॉगिन कर OTP दर्ज कर मान्यता को अनलॉक करना होगा। ठीक है, जिन्हें नवीनीकरण करना है। इसके पश्चात RTMP मोबाइल ऐप के माध्यम से मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन करना होगा। तो पहले तो पोर्टल से मान्यता को अनलॉक करना होगा, इसके बाद जो है आवेदन करना है। आगे ध्यान रखा जाए कि स्कूल द्वारा मान्यता नवीनीकरण हेतु मान्यता अनलॉक करते ही पूर्व की मान्यता समाप्त हो जाएगी एवं पुनः इसी ID के माध्यम से नवीनीकरण आवेदन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा स्कूल बिना मान्यता के संचालित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो जब आप मान्यता अनलॉक करेंगे तो उसे दोबारा से ही भी लॉक करना होगा। ठीक है, अन्यथा स्कूल की मान्यता निरस्त हो जाएगी और स्कूल संचालित नहीं कर पाएंगे आप। अतः मान्यता आवेदन अनलॉक करने के बाद नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ही मान्यता आवेदन करना है। जो प्रक्रिया नवीनीकरण के लिए है, नवीन के लिए है, वही नवीनीकरण के लिए भी है। आगे कहता है कि यदि कोई स्कूल जिसकी मान्यता 26 या 27 तक है वह स्कूल कक्षा वृद्धि करना चाहता है, अर्थात यदि स्कूल 5वीं तक है परंतु 8वीं तक करना चाहता है या स्कूल का पता परिवर्तन करना चाहता है, तो ऐसे स्कूल द्वारा भी मान्यता हेतु आवेदन उक्त वर्णित प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है। कक्षा वृद्धि करने हेतु अथवा पता परिवर्तन हेतु मान्यता अनलॉक करना होगी एवं नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ही मान्यता आवेदन कर मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो कक्षा वृद्धि के लिए भी ऑप्शन ओपन है। सत्र 24-25 में जिन शालाओं की नवीनीकरण मान्यता किसी कारण से नवीनीकृत नहीं हो सकी थी, ऐसे स्कूल को सत्र 25-26 में नवीनीकरण हेतु निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त विशेष शुल्क ₹10,000 ऑनलाइन जमा करते हुए मान्यता नवीनीकरण की तरह आवेदन प्रावधान किया गया है।
ठीक है, तो जिनको मान्यता नहीं मिल पाई थी 24-25 में किसी कारणवश, तो वह भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। ठीक है, उनके लिए जो शुल्क है वह 10,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। आगे अगर हम बात करें तो इसमें 8वां पॉइंट दिया है कि नवीन, इस 8वें पॉइंट की अगर हम बात करें तो नवीन मान्यता, नवीनीकरण एवं अन्य गतिविधियों हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान आरटी पोर्टल पर ई पेमेंट के माध्यम से संस्था को जमा करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो यहाँ पे कोई संस्था नवीन मान्यता या फिर मान्यता नवीनीकरण एवं विद्यालय में कक्षा उन्नयन हेतु आवेदन करती है तो यह सुनिश्चित करें कि मान्यता प्राप्त होने के पश्चात ही उनके स्कूल में नवीन छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। अर्थात जब तक मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक नवीन छात्रों को प्रवेश नहीं किया जाए। स्कूल संचालन हेतु आवश्यक मान एवं मानक। अब देखिए विद्यालय के लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं, वह क्या है? ठीक है, तो इसके बारे में भी जानना आपको बहुत जरूरी है। तो चलिए इसके बारे में भी आपको हम बता देते हैं। तो ये बॉक्स के अंदर आप देखेंगे, स्कूल का भवन सुरक्षा मानकों का पालन करता हो, अर्थात सुरक्षा की दृष्टि से पूर्णतः सुरक्षित हो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें स्कूल संचालन हेतु आवश्यक कक्षा या कक्ष, कार्यालय कक्ष तथा प्रधानाध्यापक कक्ष होना अनिवार्य है। यदि स्कूल में भोजन प्रदान किया जाता है तो स्वच्छ भोजनालय सह भंडार कक्ष उपलब्ध होना अनिवार्य है। यहाँ पे देखिए भोजनालय का मतलब ये है कि कोई आवासीय विद्यालय है तो वहाँ पे स्वच्छ भोजनालय और भंडार कक्ष का भी होना आवश्यक है। चौथा, स्कूल का स्वयं का भवन होने की स्थिति में भवन भूमि के दस्तावेज होना अनिवार्य किया गया है। किराए के भवन में स्कूल संचालित होने की स्थिति में 3 वर्ष हेतु किराएदारी का रजिस्ट्रीकृत अभिलेख होना अनिवार्य है। स्कूल हेतु खेल मैदान की उपलब्धता होना अनिवार्य है। ठीक है, देखिए अगर आपका किराए का भवन है तो 3 साल कम से कम आपको किराए का रजिस्ट्री करानी होगी। इसके अलावा खेल के मैदान की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब आगे हम चलते हैं, देखते हैं स्कूल में उपलब्ध अन्य सुविधाएं क्या क्या होनी चाहिए। तो पहला है कि स्कूल में सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहित होना अनिवार्य है। पर्याप्त पठन पाठन सामग्री उपलब्ध होना अनिवार्य है। खेल कूद एवं खेल उपकरण प्रत्येक कक्षा की अपेक्षा अनुसार उपलब्ध होना अनिवार्य है। स्कूल में पुस्तकालय होना अनिवार्य है। पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों से भिन्न छात्र कम से कम 2 पुस्तकें होना अनिवार्य है। ठीक है, तो लाइब्रेरी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अगला पॉइंट है स्कूल में पत्रिकाएं समाचार पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है। स्कूल में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होना अनिवार्य है। ठीक है, भारतीय पश्चिमी प्रसाधन उपलब्ध होना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रसाधन भी होना चाहिए, यानी लेटरिन बाथरूम की सुविधा होनी चाहिए, चाहे वो भारतीय हो या है ना पश्चिमी हो, इंग्लिश हो। स्कूल में बालकों के लिए प्रसाधन प्रति 50 छात्र होना अनिवार्य है। स्कूल में बालिकाओं हेतु प्रसाधन प्रति 50 छात्रा होना अनिवार्य है। दिव्यांग बच्चों के लिए उपयुक्त प्रसाधन अनिवार्य है। स्कूल में क्रियाशील स्थिति में अग्नि सुरक्षा उपकरण प्रतितल न्यूनतम 1 है ना। यदि स्कूल जो है आपका 1 से अधिक फ्लोर में है तो प्रति हर फ्लोर में एक अग्निशमन यंत्र होना चाहिए। प्रत्येक छात्र के लिए बैठने तथा अध्ययन की समुचित फर्नीचर भी अनिवार्य है। बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था भी अनिवार्य कर दी गई है। शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक, स्कूल में छात्र संख्या मान से विषयवार एवं कक्षावार प्रशिक्षित शिक्षक होना अनिवार्य है। स्कूल में पूर्णकालिक प्रशिक्षित प्रधानाध्यापक होना अनिवार्य है। ठीक है, यानी हेडमास्टर जो है वह B.Ed होना चाहिए, टीचर भी आपका B.Ed होना चाहिए। समस्त शिक्षकों का जियो टैग फोटो लेकर उनका आधार सत्यापन E-KYC करना अनिवार्य। देखिए एक नई चीज जुड़ गई है टीचरों का E-KYC। एक शिक्षक का 1 से अधिक स्कूल में पंजीयन कर आधार सत्यापन नहीं किया जा सकेगा। स्कूल द्वारा आगामी 3 वर्ष मान्यता अवधि तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
के मानकों के अनुसार आवश्यक शिक्षकों की नियुक्ति की व्यवस्था बनाए रखी जानी अनिवार्य है ना। अब मान्यता अंतर्गत गतिविधियों हेतु निर्धारित शुल्क, ज्यादातर हमारे संचालकों का प्रश्न यही रहता है, ठीक है, कि क्या शुल्क लगेगा। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ कहता है कि नवीन मान्यता के लिए आवेदन प्रस्तुत करने वाली प्रत्येक सोसाइटी या ट्रस्ट द्वारा मान्यता शुल्क के रूप में प्राथमिक शाला हेतु 5,000 रुपए, माध्यमिक शाला हेतु 7,500 रुपए तथा प्राथमिक सह माध्यमिक शाला हेतु राशि 10,000 रुपए निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया अनुसार जमा करना होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मान्यता नवीनीकरण हेतु प्रक्रिया शुल्क के रूप में प्राथमिक शाला हेतु 2,000 रुपए, माध्यमिक शाला हेतु 3,000 रुपए तथा प्राथमिक सह माध्यमिक शाला हेतु 4,000 रुपए प्रति वर्ष के मान से मान्यता अवधि हेतु एक मुश्त जमा किया जाना होगा। यानी अगर 8वीं तक की विद्यालय की आप नवीनीकरण करा रहे हैं तो आपको 12,000 रुपए की आवश्यकता होगी, ठीक है। यदि सिर्फ आप 6 से 8 की मान्यता करा रहे हैं, नवीनीकरण करा रहे हैं, तो आपको 9,000 रुपए की जरूरत होगी। इसके अलावा यदि आप प्राथमिक की नवीनीकरण करा रहे हैं तो आपको 6,000 रुपए की आवश्यकता होगी। नवीनीकरण का शुल्क जो है वह प्रति वर्ष मान के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है। प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन करने की स्थिति में नवीनीकरण के समय कार्रवाई की जा सकेगी। इस हेतु शुल्क राशि 5,000 रुपए जमा किया जाकर नवीनीकरण हेतु आवेदन किया जाना होगा। अब देखिए, प्राथमिक से माध्यमिक में जब आप उन्नयन करेंगे तो बीच में अगर करना चाहते हैं तो आपको 5,000 रुपए अतिरिक्त जमा करने होंगे, ठीक है। विहित समय सीमा के भीतर नवीन मान्यता या मान्यता के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने में सोसाइटी या ट्रस्ट के असफल रहने पर विलंब शुल्क के रूप में 5,000 रुपए की राशि अतिरिक्त जमा कर निर्धारित तिथि से आगामी विलंब शुल्क तिथि तक आवेदन स्वीकार किया जा सकेगा, ठीक है। यदि आप जो है निर्धारित तिथि में आवेदन नहीं कर पाते हैं तो आपको 5,000 रुपए अतिरिक्त शुल्क लगेगा। नवीनीकरण के समय स्कूल का पता परिवर्तन हेतु 5,000 रुपए शुल्क देय होगा। स्कूल का पता परिवर्तन केवल ग्राम जोन अथवा वार्ड के अंदर ही मान्य होगा, ठीक है। आगे है सुरक्षा निक्षेप। नवीन मान्यता या मान्यता का नवीनीकरण चाहने वाली प्रत्येक शाला द्वारा 3 वर्ष की कालावधि के लिए सुरक्षा निधि जमा की जाएगी, जिसके लिए आवेदन किया गया है। इस हेतु सारणी में वर्णित अनुसार रीति में एक मुश्त राशि जमा करने के उपरांत पोर्टल पर उसका विवरण दर्ज किया जाएगा। अब देखिए, नवीन दोनों प्रकार की मान्यता नवीनीकरण और नवीन दोनों के लिए 3 वर्ष के लिए आपको एफडी करानी होगी, सुरक्षा निधि करानी होगी। अब यहाँ पे सुरक्षा निधि कितनी है तो 250 छात्रों तक 20,000 रुपए प्राथमिक विद्यालय के लिए और 25,000 रुपए माध्यमिक विद्यालय के लिए है। इसके अलावा प्राथमिक प्लस माध्यमिक विद्यालय हेतु 30,000 रुपए है 250 छात्रों के लिए। यानी आपका विद्यालय प्राथमिक से माध्यमिक तक है तो उसके लिए 3,000 रुपए है। और यदि 250 से अधिक है तो प्राथमिक विद्यालय के लिए 30,000 रुपए और माध्यमिक विद्यालय के लिए 35,000 रुपए। और इसी प्रकार प्राथमिक सह माध्यमिक विद्यालय हेतु 40,000 रुपए की एफडी करानी होगी आपको। इस प्रकार सुरक्षा है ना। और एफडी कहाँ पे बनेगी, किसके नाम पे बनेगी, इस चीज को आप एकदम से क्लियर कर लीजिए। इस प्रकार जमा की गई सुरक्षा निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में शाला की समिति सचिव तथा जिला परियोजना समन्वयक के संयुक्त नाम से फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा की जाएगी। देखिए, जो एफडी होगी वह आपकी समिति के सचिव कौन है उनके नाम से, साथ ही जो जिला परियोजना समन्वयक हैं उनके नाम से फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा की जाएगी 3 वर्ष के लिए। एक साला हेतु जमा की गई सुरक्षा निधि का उपयोग निर्धारित साला हेतु ही किया जा सकेगा। यानी यदि आप ये सोचेंगे इसी एफडी का हम दूसरे साला में उपयोग करें तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। तो एक एफडी का उपयोग एक साला हेतु ही किया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। संस्था द्वारा साला की मान्यता अभ्यार्पित करने अथवा मान्यता की सीमा समाप्त होने से के उपरांत मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन न करने की स्थिति में स्कूल के लिखित अनुरोध पर सुरक्षा निधि से सोधियों की कटौती करने के पश्चात यदि कोई हो तो जिला परियोजना समन्वयक द्वारा राशि वापस कर दी जाएगी। सुरक्षा निधि हेतु जमा की गई राशि जिला परियोजना समन्वयक की सहमति के बिना आहरित नहीं की जाएगी,
ठीक है। यदि आप एफडी को तोड़ना चाहते हैं तो उसमें जिला परियोजना समन्वयक की अनुमति आवश्यक होगी। अगला है अशासकीय स्कूल द्वारा मान्यता आवेदन करने की प्रक्रिया। तो कैसे प्रक्रिया होगी, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। स्कूल संचालक स्वयं द्वारा, स्कूल संचालक स्वयं अपने मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से RTMP ऐप, ठीक है, डाउनलोड कर मोबाइल में इंस्टॉल किया जाए और स्कूल के पासवर्ड का दुरुपयोग न हो, इसका ध्यान रखते हुए क्या करना है आपको कि स्कूल संचालक की जिम्मेदारी है कि वह अपने स्कूल का पासवर्ड अन्य किसी को प्रदान नहीं करे। यदि अन्य किसी को पासवर्ड प्रदान किया जाता है तो उसके दुरुपयोग होने की संभावना है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्कूल संचालक की होगी। ठीक है। मान्यता नवीनीकरण की स्थिति में स्कूल को जिस आईडी के माध्यम से पूर्व में मान्यता प्राप्त हुई है, उसी आईडी के माध्यम से मान्यता अनलॉक करते हुए मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन किया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि पूर्व से संचालित स्कूल मान्यता नवीनीकरण हेतु ही आवेदन कर सकेंगे, उनके द्वारा नवीन मान्यता हेतु आवेदन नहीं किया जाएगा। ठीक है। यदि आपकी विद्यालय पहले संचालित है तो आप मान्यता नवीनीकरण का आवेदन करेंगे। ठीक है। आगे, यदि कोई प्राइवेट स्कूल दूरस्थ गांव में स्थापित है जहां मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में जहां मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध है वहां लॉगिन करके मोबाइल ऐप से मास्टर डेटा डाउनलोड किया जाए। इसके पश्चात आवश्यक जानकारी दर्ज करें। इसके पश्चात जहां नेटवर्क उपलब्ध हो वहां जाकर आवेदन को आप लॉग करेंगे और फॉरवर्ड करेंगे। मान्यता हेतु आवेदन करते समय मोबाइल ऐप के माध्यम से चाही गई पूर्ण जानकारी अंकित की जाए। ठीक है। जो भी जानकारी चाही गई वह पूरी जानकारी भरी जाए। इसके माध्यम से दर्ज की गई जानकारी RT पोर्टल पर अशासकीय स्कूल के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। स्कूल की जिम्मेदारी है कि जानकारी लॉग करने के पूर्व सावधानी से चेक कर लें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसे सुधार किया जा सकता है। जानकारी लॉग किए जाने के बाद इसमें किसी भी स्तर से कोई संशोधन संभव नहीं होगा। ठीक है। तो इसके लिए आपको चेक कर लेना कोई गड़बड़ी तो नहीं है। आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित अशासकीय स्कूल का होगा। तो आप आवेदन में त्रुटि नहीं करें, इसका विशेष ध्यान रखें। आगे है, आवेदन लॉग करने के पश्चात अशासकीय स्कूल द्वारा ई पेमेंट के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। इसके पश्चात आवेदन को विकासखंड स्रोत केंद्र समन्वयक यानी BRCC को आवेदन अग्रेसित किया जाए। निर्धारित शुल्क जमा नहीं करने पर आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। ठीक है। यदि आप शुल्क नहीं जमा करेंगे तो आपका आवेदन ऑटोमेटिक निरस्त हो जाएगा। अगला पॉइंट है, स्कूल द्वारा अग्रेसित किए गए आवेदन का प्रिंट आउट तथा उसमें अंकित जानकारी से संबंधित दस्तावेज एवं आवश्यक फोटोग्राफ अपने पास रखें जाए। स्कूल को किसी भी प्रकार का प्रिंट दस्तावेज विकासखंड स्रोत समन्वयक यानी BRCC कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। RTMP मोबाइल ऐप से आवेदन करने के पश्चात लॉग आउट अवश्य करें। ठीक है। आवेदन करने के पश्चात आपको लॉग आउट करना है। आगे है 8वां पॉइंट आपको बता देते हैं। आवेदन का प्रिंट आउट एवं आवेदन अनुसार संलग्न दस्तावेज की 2 प्रतियां अपलोड किए गए फोटोग्राफ को विकासखंड स्रोत केंद्र समन्वयक BRCC द्वारा भौतिक निरीक्षण के दौरान स्कूल द्वारा उपलब्ध कराई जाए। आवेदन करते समय स्कूल द्वारा जो जानकारी दर्ज की गई है केवल वही जानकारी मान्यता प्रदान करने के दौरान निरीक्षण हेतु मान्य होगी। ठीक है। जो जानकारी आपने पोर्टल पर दर्ज की है वही जानकारी निरीक्षण के लिए मान्य होगी। निर्धारित समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन की जिम्मेदारी संबंधित अशासकीय स्कूल की होगी। ठीक है। तो आपको निर्धारित समय सीमा में आवेदन जमा करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है। अगला है, विकासखंड स्रोत समन्वयक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही। विकासखंड स्रोत समन्वयक BRCC द्वारा स्कूल के भौतिक निरीक्षण की कार्यवाही। ठीक है। तो इसे जो है स्कूलों को इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है कि क्या कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी, चूंकि मैंने पूर्व में बता दिया है कि निरीक्षण में क्या क्या होने वाला है, तो ये थी पूरी जानकारी आपकी कि किस प्रकार से आप आवेदन करेंगे, कितनी राशि की आवश्यकता होगी, किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ठीक है।
और जिन साथियों को कोई समस्या है वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मैं सहायता केवल पेड मेंबर की कर पाऊंगा, बाकी लोगों की मैं सहायता नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो धन्यवाद।